Hello everyone, my name is Akash Kumar. Welcome back to my YouTube channel. So today start class 10 chapter number 1 real number. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि हमारे रियल नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर होगा क्या हमारा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बेसिकली रियल नंबर के बेसिस पे ही है. तो इसके बारे में जब हमें रियल नंबर के बारे में नहीं पता होगा तो हम चैप्टर को कैसे करेंगे. ठीक है, तो हमें सबसे पहले रियल नंबर को समझना है कि हमारा रियल नंबर क्या होता है. ठीक है, तो ये हम देखो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं. ये बेसिकली सारा का सारा कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे के सारे होते क्या हैं आपके. तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम. रियल नंबर क्या है हमारा कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, अगर उनको हम कलेक्ट कर दें, इकट्ठा कर दें एक जगह, तो वो इकट्ठा होकर जो हमें चीज़ मिलेगी वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एज रियल नंबर कहलाएगा. ठीक है, जो हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब इकट्ठा कर देंगे एक जगह तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा. अब बेसिकली इसके एग्जाम्पल समझें कि अगर एग्जाम्पल से जैसे बेसिकली होते क्या, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 3/4 हो गया, -9/5 हो गया. ठीक है, और 4.3777 ये हो गया आपका, 8.403020, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं बेसिकली आपके रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं. इस तरीके से वो काफ़ी सारे हो सकते हैं हमारे. अब इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली प्राइम नंबर होता है क्या है, क्योंकि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये वर्ड आपके आगे अभी यूज होंगे, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेसिकली कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है. अब प्राइम नंबर क्या है, बेसिकली ऐसे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे कि हमारे वो नेचुरल नंबर आएंगे प्राइम नंबर के अंदर जिसके पास, जो बेसिकली 1 से कटे या खुद से कटे. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या एग्जैक्टली जिसके पास 2 फैक्टर होंगे. ठीक, तो प्राइम नंबर क्या है हमारा, प्राइम नंबर आपका कहता है, प्राइम नंबर आपसे कहता है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल हो. ठीक है, 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा. तो हम लिखेंगे अ नेचुरल नंबर a natural number which is divisible by 1 and itself is called as, वो हमारे क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर. वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा प्राइम नंबर. अब एग्जाम्पल से समझते हैं प्राइम नंबर होते क्या है हमारे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो मैंने क्या बोला, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे. ठीक है, तो देखो हमारा 1 तो 1 से कट रहा है और 1 खुद से भी कट रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, ये तो एक ही फैक्टर कहलाएगा. ये दो तो हुए नहीं, यहाँ पे तो 2 होने चाहिए, एक ये है और एक ये है, एंड आ रहा है ना बीच में, एक होना चाहिए और खुद से कटना चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इसका मतलब ये दोनों मिला के कितने हो गए, 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, एक ही फैक्टर है बेसिकली ये तो ये क्या होगा हमारा 2 जो होगा हमारा, देखो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो हमें क्या मिल गया, हमारी स्टार्टिंग पता चल गई. प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होगी 2 से. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता रहेगा. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और प्राइम नंबर की सीरीज में
2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जितने भी आगे मिलेंगे आपको सारे के सारे ऑड मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, 2 चीज़ याद रखनी, नोट में डाल के लिख लेना कि पहला तो ये हो जाएगा आपका कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 2, और इवन प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, वो भी आपका 2 ही कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी आई होप आपको। तो अब देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका 2, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा आपका, वो भी 2 ही होगा। ठीक है, और देखो प्राइम नंबर की एक सीरीज होती है, उसमें एक खासियत क्या होती है कि 3, 5, 7 ये एक ऐसा ट्रिपलेट होता है बेसिकली जिसमें गैप 2 होता है, बाकी जितने भी आगे आपके आएंगे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे प्राइम नंबर हैं 3, 5, 7 जिसमें गैप जो होगा 2 का गैप होगा, बाकी आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे आपके गैप वहां पर कभी भी सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3, 5, 7 क्या है, ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें गैप कितना होता है 2 का। ठीक है, एमसीक्यू में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा ट्रिपलेट लिखो प्राइम नंबर का जिसमें गैप 2 होगा, तो आप क्या लिखेंगे 3, 5, 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा। कंपोजिट नंबर होता है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो किससे, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि हर नंबर अपने आप से और 1 से तो कटेगा ही, लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो डिविजिबल हो किससे, 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाए वो, तो वो आपका किस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको अ नेचुरल नंबर, a natural number which is divisible by other than 1 and itself is called as कंपोजिट नंबर। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को। देखो हमारे पास देखो 1 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से भी कट जाए, लेकिन यहाँ पर 1 तो 1 से ही कटेगा और किसी से तो कट नहीं सकता है। ठीक है, तो अब देखो अब हमारा 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के पास तो क्या है, वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 जो है 1 से कटेगा 3 से कटेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, लेकिन इनके अलावा बोला है उसने 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग क्या हो गई, 4 से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर। तो 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, बेसिकली कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। अब इस सीरीज में और इस सीरीज में एक खासियत है, 1 यहाँ पर भी नहीं आया है, 1 यहाँ पर भी नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 है आपका, ना तो वो कंपोजिट नंबर है और ना ही आपका प्राइम नंबर है। तो नोट में डाल के लिखेंगे। एमसीक्यू में अगर कभी कभार आ जाता है कि पूछता है वो आपसे कि 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो लिखेंगे 1 इज नाइदर बी अ प्राइम नॉर बी अ कंपोजिट। ठीक है, 1 ना तो आपका प्राइम होगा और ना ही क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये देखो, ये जितने भी मैंने वर्ड्स की डेफिनेशन लिखवाई है, ये आगे अगर मैं कुछ चीजें समझाऊंगा ना आपको, तो यहाँ पे वो ये वर्ड यूज होंगे वहां पर, तो इन वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए बेसिकली होते क्या है। ठीक है, जब भी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। अब उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर आ रहा है। नेचुरल नंबर तो आप जानते होंगे, सब स्टार्टिंग से छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जितने भी हमारे काउंटिंग्स नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा,
अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमारी होती है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है हमारी, ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब देखो वर्ड आए कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर का मतलब आपको पता नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगी चीजें, तो कंपोजिट नंबर आपका ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कह रहा है आपसे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। वो कह रहा है हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4, तो 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 × 2, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है। 6 ले लूँ तो 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है। 9 ले लिया मैंने तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3। तो ऐसे सिमिलरली जितने भी कंपोजिट नंबर लिखे हैं आप उनको तोड़कर प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आपका जो कंपोजिट नंबर होगा हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और वो ये कह रहा है ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि अगर आप 4 को स्प्लिट करेंगे तो इसके अलावा किसी में स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब 6 को स्प्लिट करेंगे तो इसके अलावा स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर, और जो इनका ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है कि 3 × 2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ मैं 10, तो 10 को कैसे तोड़ दिया, 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है आपका। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी जो कहती है हम लिखते हैं उसको, ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर को मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर में स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई होगी उनकी आपस में, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई से है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। इसके जैसा फैक्टराइजेशन मिलेगा ही नहीं फिर हमें। जैसे 4 है तो 2 × 2 के अलावा मिल ही नहीं सकता प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर, और ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर आपका, ठीक। तो आपका यहाँ पर ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसी के बेसिस पे आपके क्या चलेंगे, एग्जाम्पल चलेंगे, वो आपको क्या करना है, समझना है अच्छे से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका कहता है यहाँ पर कि कंसिडर द नंबर 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। कि वो कह रहा है कि कोई भी आपने एक नंबर ले लिया 4 की पावर n जो है वो आपका 0 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो 4 क्या कहता है आपसे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे कहता है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि कंसिडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number, check whether there is a value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0, ठीक है।
तो वो आपसे कह रहा है कि चेक करके बताएं कि जो नंबर है 4 की पावर n वो किस नेचुरल नंबर के लिए, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है बेसिकली, n की वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर से आएगा, ये n आपका कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा। ठीक है, अब देखो आप एक खासियत जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 उसके फैक्टराइजेशन में नहीं मिलेगा तो वो नंबर कभी भी आपका 0 पर खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 और 5 जरूर मिलना चाहिए, मस्ट। ठीक है, 2 और 5 किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में नहीं होगा तो वो नंबर 0 पर खत्म कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ 20 को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ 2 इंटू 5 तो 2 और 5 मुझे जरूर मिला है। अगर मैं ले लेता हूँ 50 तो 50 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 5 तो 2 और 5 इसके फैक्टराइजेशन में जरूर मिला है। तो बेसिकली कोई भी नंबर 0 पर ख़त्म होने के लिए आपके पास उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होने चाहिए। लेकिन 4 की पावर n जो है उसका अगर 4 का फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो उसके पास केवल 2 ही मिलेगा, 2 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब 2 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तो ये 4 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू आप कुछ भी रख दें इसके अंदर, वो नंबर कभी भी आपका 0 पर ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, जब 0 पर ख़त्म नहीं होगा तो इसका मतलब n की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर ख़त्म हो। तो इसी चीज़ को जो मैंने आपको वर्बली बताया है उसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और लिखना कैसे, लिखने का एक क्वेश्चन का तरीका मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप करके देखना। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब हम लिखेंगे कैसे, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है आपकी कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन आपका यूनिक होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 की पावर जो n होगा, 4 क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है, जब आप उसको स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 में टूटेगा और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। इसके अलावा इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पर इफ 4 टू द पावर n ends with the digit 0, यदि 4 की पावर n 0 के साथ अगर खत्म होता है, if 4 to the power n ends with the digit 0, it must have 2 and 5 as a factor। तो इसके पास क्या होने चाहिए, 2 और 5 क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, बट द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 4 की पावर n का, देखो 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या है यहाँ पे n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मस्ट हैव 2 ओनली, या इसके पास क्या है बेसिकली, यहाँ पर है क्या बेसिकली 2 है केवल। ठीक है, यदि 4 की पावर n 0 पर खत्म होगा तो इसके पास 2 और 5 एज अ फैक्टर जरूर होने चाहिए। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 4 की पावर n का, उसके पास 2 इंटू 2 है, यहाँ पे तो केवल 2 है ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या होगा, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि ये कंपोजिट नंबर जो है उसको आप एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में और ये फैक्टराइजेशन आपका यूनिक होगा। इसका मतलब इसके अलावा इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। जब इसके अलावा इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब n की वैल्यू कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, तो इसका मतलब
कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर खत्म हो जाए। इतना आपको लिखना है। देखो कितना इजी सिंपल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो 4 की पावर n जो है आपका अगर 0 पर खत्म होगा तो उसके पास 2 और 5 एज ए फैक्टर होने चाहिए थे, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 4 की पावर n का, उसको हमने जैसे स्प्लिट किया 2 × 2 मिला, और उसमें क्या है पावर n तो सिमिलरली ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके पास क्या है केवल 2 है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या गया, जितने भी कंपोजिट नंबर को आप स्प्लिट करोगे ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइम नंबर्स का याद रखना है। देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू फॉर विच, तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर खत्म होगा। देखो कितना आसान है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है हमारा, अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पढ़ेंगे बेसिकली होगा क्या। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबरों का या 3 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली आपका होता क्या है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम एचसीएफ और एलसीएम को पहले ना एक बार बेसिकली डेफिनेशन से लिख लेते हैं, उससे हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में यही है कि अगर आप थ्योरी के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो वो आपके लिए चीज़ें क्या बना देता, सिंपल बना देता बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो आपको समझ में नहीं आता ये। ठीक है, तो आप उस चीज़ को रटते हैं, तो लेकिन हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें चीज़ों को समझना है अच्छे से। ठीक, तो हमारा क्या है बेसिकली, अब इसके बाद है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या कहता है, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हम कोई भी, हमारे पास 2 नंबर होंगे, 2 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 नंबरों का अगर हम एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ए और बी क्या है आपके 2 नंबर्स हैं। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ जब निकालेंगे 2 नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस एक डेफिनेशन लिखनी है, उससे अगर मैं चीज़ों को समझाऊंगा तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो एचसीएफ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ये कॉमन वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। ठीक है, और एलसीएम क्या कह रहा है आपका, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the numbers। यहां पे नंबर नहीं है, नंबर सारा याद रखना। ठीक है, दोनों नंबर्स की बात कर रहा है यहां पर। ठीक, तो देखो अब आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ना, उससे पहले एक बार इसको चीज़ों को समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका, 6 और 20 का। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या कहता है कि ए और बी आपके पास कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, अगर आप उनका फैक्टर करने के बाद एचसीएफ कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। ठीक है, तो कह रहा है दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी होगा, उसकी सबसे छोटी पावर को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, और एलसीएम में आपसे क्या कहता है
कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। यहाँ पे कॉमन नहीं देखना है एलसीएम में, वो कह रहा है जितने भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, जितने भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना है, उन नंबरों की सबसे बड़ी पावर जो होगी उसको कंसीडर करना है आपको, ठीक है। एक बार दोबारा सुने क्या बताया मैंने, कि आपको जो भी प्राइम फैक्टर होगा एचसीएफ के लिए उनमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और उसकी सबसे छोटी पावर को कंसीडर करना है, ठीक है। और एलसीएम में क्या करना है, आपको कॉमन नहीं देखना है एलसीएम, उसमें एलसीएम में आपको जितने भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, दोनों नंबर्स में, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी पावर को आपको कंसीडर करना है। इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूं, अभी आपको 95% समझ में आया होगा, यहाँ से 100% इस एग्जांपल को कराऊंगा तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, नंबर्स क्या दे रखे हैं, वी हैव 6 and 20, ठीक है। तो 6 और 20 आपको दे रखा है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3। अब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 20 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 बार आया है आपका, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है किसका, 6 और 20 का। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं दोनों नंबर्स में, उनका हमें क्या करना है, सबसे छोटी पावर को कंसीडर करना है। अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब 2 मिल गया मुझे, और सबसे छोटी पावर लेनी है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1 है। कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन 2 है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन 2 के अलावा कुछ नहीं है। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे 6 और 20 का। वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट करना है किसका, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर को कंसीडर करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर देखो, नंबर्स, प्राइम नंबर्स जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं नंबर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, 2, 3, 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर्स में, प्राइम फैक्टर जो है बेसिकली प्राइम नंबर जो है। तो आपके क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो हमने सारे लिख लिए सबसे पहले। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें और इसमें देखना है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 3 × 5, तो 4 3 से 12 और 12 5 से 60, तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, ठीक है। ये अगर आप इस चीज़ से समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता शायद, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। एक बार देखें इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास से क्या कहता है, मेरे पास ना एक्चुअली पुरानी बुक है, एक बार मैं नई बुक में देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, वो कह रहा है एलसीएम निकालना है 96 का और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और आपको इनका एलसीएम भी निकाल के दिखाना है, ठीक है। पहले तो एचसीएफ निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आप नोट लिख लेना। नोट क्या है आपके पास, कोई भी आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर एचसीएफ करेंगे किसका, ए और बी का,
मल्टीप्लाई या एलसीएम करें ए और बी का, तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल आपसे कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास नंबर दे रखे हैं, वी हैव 96 and 404। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखो 96 के फैक्टर करो आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3 और फिर 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। अब 404 है, 404 को लिखना है आपको, तो 2 से काटेंगे 202, फिर 101, बस इसके बाद कटेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 101 जो है क्या है, बेसिकली आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 101, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 101। ठीक है, अब आपके पास यहाँ तक तो हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, एचसीएफ फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दिया सबसे पहले तो हमने। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है किसका, 96 का और 404 का। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों में कॉमन प्राइम नंबर होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम इससे भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इससे तो मैंने समझा दिया आपको, अब इस मेथड से समझा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट एचसीएफ किसका, 96 इंटू 404 का, और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसका, 96 और 404 का, किसके बराबर होगा, एक काम करते हैं इसको, एचसीएफ 96 404 का मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 96 404 का किसके बराबर होगा, 96 इंटू 404 के बराबर होगा। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है, 4, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल देते हैं, 96 इंटू में 404। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 इंटू में 404 मल्टीप्लाई बाय विच इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 101 आएगा। ठीक है, अब 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंटू 96 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको हमने क्या करा, इस मेथड से हमने एलसीएम निकाल के दिखा दिया। ठीक है, जितना ये आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पे उसको करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जब तक ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।